चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। हमें दो मिरर दे दिए, एक मिरर दे दिया M1 और एक सेकंड मिरर दे दिया है हमें M2। M1 और M2 दो मिरर, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है थीटा, और हमने क्या करा, इसके ऊपर एक M2 मिरर के पैरेलल एक रे इंसिडेंट कर दी है। यानी ये जो रे आ रही है कैसी है, पैरेलल टू M2 मिरर, यानी एकदम हॉरिजॉन्टल आ रही है। क्लियर है क्या? हमसे पूछता है कि थीटा की क्या वैल्यू रखेंगे जिससे एक रिफ्लेक्शन के बाद रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले, एक रिफ्लेक्शन के बाद। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, दो रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर ले। और तीसरा पाथ क्या हो गया, तीन रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर ले। अच्छा, ऐसे कुछ रे आएगी तो उसके साथ क्या होगा, बेसिकली उसके साथ क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन वगैरह करेगी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन करेगी, मान लीजिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन करी, रिफ्लेक्शन करके मान लीजिए कुछ ऐसी पहुंच गई। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने रिफ्लेक्शन करा, रिफ्लेक्शन करके मान लीजिए कुछ ऐसी पहुंच गई। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन करा, एंड सो ऑन, इस तरीके से रिफ्लेक्शन करती जाएगी। ऐसा नहीं चाह रहा वो हमसे वो चाह रहा है कि पहले रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आए और ऐसी कैसी पलट के चले जाए। या फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है कि दूसरे रिफ्लेक्शन में पलट जाए, यानी पहले रिफ्लेक्शन तो कर ले और फिर यहां से पलट के ऐसी चले। समझे क्या? तीसरे पार्ट में कह रहा है तीन रिफ्लेक्शन के बाद पलट जाए, यानी ऐसी जाए ऐसी जाए, ये दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया। ये तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद एकदम पलटी मार के फिर ऐसी ऐसी निकल जाए। क्लियर है क्या? ये चीज वो चाह रहा है। समझे के बात को? चलिए तो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट तो बड़ा आसान है। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई भी रे को अपना पाथ रिट्रेस करवाना हो तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है। अगर रे को अपना पाथ रिट्रेस करवाना है तो इंसिडेंट रे मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी इसके बीच का जो एंगल है ये कितना है, ये भी तो थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। क्लियर है क्या? इस केस में अगर ये थीटा है ये भी थीटा है तो हम क्या बोलेंगे इसमें, ये थीटा कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। यानी ये रे कैसी हो जानी है, परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए। यानी पहला केस तो एकदम सीधा सीधा है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना बना देंगे, 90 डिग्री। अब कोई भी रे आएगी, मान लीजिए हमारी रे आई पैरेलल टू मिरर 2, सेकंड मिरर के पैरेलल पैरेलल ये एक रे आ रही है हमारी, ये इस पे टकराएगी, इंसिडेंट होगी, और क्योंकि 90 डिग्री बना रही है मिरर से तो ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी निकल भी जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसी आएगी और ऐसी ही निकल जाएगी। क्लियर है क्या? एकदम ओवरलैप करेगी, मैंने थोड़ा अलग इससे बना दिया ताकि तुम्हें समझ में आए, ऐसी आई और ऐसे निकल गई। क्लियर है क्या? सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में वापस से हमारे जो मिरर हैं, हमारे जो मिरर हैं वो कैसे हैं, मिरर तो किसी ना किसी एंगल पे होंगे, थीटा एंगल पे। वही एंगल हमें निकालना है जिससे रे क्या कर जाए, पाथ रिट्रेस कर जाए। तो ये हमारे मिरर बना दिए हमने। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब हम कौन से मिरर, अब हम चाहते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन पे क्या कर जाए, पाथ रिट्रेस कर जाए। सेकंड रिफ्लेक्शन कौन से पे होएगा, तो पहला तो इसी पे होएगा, सेकंड इस पे होएगा। यानी इससे जो इसका एंगल ऑफ, इससे जो इसका एंगल बन रहा है मिरर के साथ, ये वाला एंगल कैसा हो जाए, ये एंगल कैसा हो जाए, 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब सेकंड मिरर पे रे कैसी आके गिरे, परपेंडिकुलर आके गिरा। तो सेकंड मिरर पे हम रे बना देते हैं ऐसी परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो हमारी रे कैसी आई, इस तरीके से आई। और हम चाह रहे हैं क्योंकि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर ले पाथ, तो इसलिए सेकंड रिफ्लेक्शन पे हमने इसको रे को कैसा कर दिया, एकदम परपेंडिकुलर गिरा दिया, एकदम परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर दिया। क्लियर है क्या इतना? ये समझ में आया क्या? अब क्या करेंगे हम लोग, एक नॉर्मल तो खींच देते हैं जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये नॉर्मल खींच दी मैंने। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री, और पूरा टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है ट्रायंगल के सारे एंगल का, 180 डिग्री। तो ये थीटा, ये 90, तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए क्या? तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो टोटल देख लो 180 आ जाएगा तुम्हें। क्लियर है क्या? जब भी एक एंगल 90 हो, एक एंगल थीटा हो, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है।
ये एंगल 90 माइनस थीटा, अच्छा ये क्या नॉर्मल है? डॉटेड लाइन नॉर्मल है? नॉर्मल है तो नॉर्मल का मिरर से एंगल कितना होगा? 90। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा, टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा क्या? देख लो, सम करके देख लो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा, ये एंगल थीटा है, अगेन ये तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल मिरर से परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छा, ये वाला एंगल और कुछ नहीं क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला एंगल और कुछ नहीं क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए हम दोनों को बराबर कर देते हैं। 90 माइनस थीटा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए, तो 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा। थीटा को उस तरफ ले गए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। ये समझ में आना चाहिए आपको। क्या करा, क्या हमने पूरी ज्योमेट्री लगाई, पूरी ज्योमेट्री लगाई, और बस एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया, हमारे पास आंसर आ गया। यानी जब दो मिरर 45 डिग्री पे हो तो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे क्या कर जाएगी? अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। यानी जैसे ये सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, अब ये रे वापस ऐसी पलटेगी और वापस यही की ऐसी की ऐसी निकल जाएगी। क्लियर है क्या आपको? समझ में आया आपको? इसको कॉपी करते हैं, फिर थर्ड पार्ट करते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 3 रिफ्लेक्शन करवाने हैं, पर कंसेप्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। चलिए देखते हैं थर्ड वाले को, पहले इतना कॉपी करिए। चलिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद हम चाह रहे हैं कैसा हो जाए? रिट्रेस कर ले अपना पाथ। यानी पहला रिफ्लेक्शन हो जाए इस पे, दूसरा रिफ्लेक्शन हो जाए इस पे, ये जो तीसरा रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन पे जो एंगल बनना चाहिए रे और मिरर के बीच का, वो कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। क्लियर है क्या? तो वही चीज करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारी जो इंसिडेंट रे बना रखी है रेड पेन क्वेश्चन वालों ने दे रखी है, ये तो हमने बनाई ली। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाता है? थीटा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक रिफ्लेक्शन कर देंगे। यहाँ पे तो कोई परपेंडिकुलर होना नहीं है, यहाँ पे रिट्रेस अभी नहीं करना है, अभी तो ये पहला रिफ्लेक्शन, ये मैंने पहला रिफ्लेक्शन कर दिया। उसके बाद पहले रिफ्लेक्शन के बाद मैंने दूसरा रिफ्लेक्शन और कर दिया, और मैं चाहता हूं ये वाला एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। क्लियर है क्या? ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो रे आ रही होगी ऐसी और ऐसी, और फिर सेम रास्ते से रिट्रेस कर जाएगी अपने पास, सेम टू सेम, ऐसी की ऐसी आई थी, ऐसी की ऐसी ही वापस निकल जाएगी। क्लियर है क्या? अब इसमें ज्योमेट्री लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले देखना, ये अगर थीटा है, ये अगर 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा लिख दूं? अब हम क्या करेंगे, इधर एक रिफ्लेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल खींच देते हैं, ये नॉर्मल खींच दिया, ये नॉर्मल खींच दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा भाई, ये 90 माइनस थीटा है, टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? थीटा आ जाएगा। अच्छा, ये थीटा है, तो ये तो कैसा हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरे ऐसी आई, इंसिडेंट करी और रिफ्लेक्ट कर गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, यानी इसको भी हम क्या बोल देंगे? थीटा। समझ में आया क्या? अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है? 2 थीटा, तो ये वाला एंगल बता दो कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 2 थीटा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पे भी क्या नॉर्मल खींचना पड़ेगा मुझे? इधर भी रिफ्लेक्शन हुआ, इधर भी नॉर्मल खींच देते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? ये 90 माइनस 2 थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 थीटा। और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? ये भी हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा। समझ में आया क्या? ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 थीटा। रीजन, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए, तो ये 2 थीटा है, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखना यहाँ पे, ये थीटा और 2 थीटा, इनका सम कितना होना चाहिए हमारे पास? 90 डिग्री होना चाहिए क्या? ये पूरा 90 डिग्री है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे?
थीटा प्लस 2 थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। यानी अगर मिरर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड हो और रे एक मिरर के पैरेलल आ रही हो तो तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या कर जाएगी अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। क्लियर हो गया क्या? ये तीन हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट बना लिए थे। इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, रे को अपना पाथ रिट्रेस करवाना है, यानी रे कहीं फंस रही होगी कितनी देर बाद वापस उसी पाथ से निकल जाएगी, ये चीज पूछी गई है ना। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपको करने आने चाहिए। लग क्या रहा है पूरे में ज्योमेट्री लग रही है और थोड़ा बहुत एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ऑफ एंगल इंसिडेंस हम लगाते जा रहे हैं लगातार। क्लियर है क्या? सो कॉपी कर लीजिए। ओके, अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इससे पहले हेडिंग डाल लेना प्लेन मिरर। हम मिरर्स को 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं, एक तो हम प्लेन मिरर अलग से पढ़ते हैं, 3 लेक्चर चलता है ये। उसके बाद हम लोग कर्ड मिरर पे आ जाते हैं। कर्ड मिरर फिर काफी लंबा चलता है, लंबा टॉपिक है वो। तो एक इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, सबसे पहला टॉपिक प्लेन मिरर के अंदर है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि एक प्लेन मिरर कैसे इमेजेस को बनाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारी आई है, ये कोई ऑब्जर्वर है, इसकी आई है। इतनी बड़ी किसने बनाई है उसके ऊपर अभी मत जाओ, पर इतनी बड़ी एक आई है, आपकी एक आंख है, इसके आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा? बेसिकली ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रेस छोड़ेगा क्या? पूरे 3 डायमेंशन में इनफाइनाइट रेस छोड़ रहा होगा क्या? इन रेस को हम लोग ऐसे बनाते हैं स्ट्रेट लाइन। तो कुछ रेस जो होंगी वो आंख पे गिर रही होगी, वैसे सही बात बताऊं तो कुछ नहीं गिर रही होंगी, अनंत रेस ही गिर रही होंगी। तो इनमें से इनफाइनाइट रेस हमारे पास क्या गिर रही होंगी? आंख पे गिर रही होगी। मैंने 3 रेस बना दी, इनफाइनाइट थोड़ा ना बनाने बैठूंगा यार। तो ऐसे कुछ रेस हमारी आईज पे गिर रही है। कुछ रेस क्या कर रही होंगी? कुछ रेस मिरर के ऊपर गिर रही होंगी, यहाँ पे मिरर जो लगा हुआ है उसके ऊपर कुछ रेस जाके गिर रही होगी। तो एक रेस तो मैं बना देता हूँ सीधी सीधी, एक रे गई होगी इस ऑब्जेक्ट से, सीधी सीधी गई होगी ऐसे, एकदम 90 डिग्री पे गिर रही है। क्या रे रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ से? इस पर हम बात कर चुके हैं, ये रे क्या कर लेगी अपना पाथ रिट्रेस करती हुई वापस ऐसे आके आई पे गिर जाएगी। क्लियर है क्या? इसके बाद दूसरी रे देखते हैं। इसी रे को थोड़ा पीछे ही बढ़ा देता हूँ मैं, है ना, ऐसे बाद में समझेंगे क्यों बढ़ा रहे हैं। उसके बाद एक और रे गिरा देते हैं इससे। मान लीजिए एक और रे गिर रही है कुछ, ये एक और रे गिर रही है, और ये रे गिर रही है कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लेता हूँ मैं θ1। क्या करेगी ये रे? यहाँ पे रिफ्लेक्शन करेगी। तो मान लीजिए ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर पहुंच गई। ठीक है क्या? हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये θ1 है तो ये भी θ1 है। अच्छा, ये θ1 है तो ये भी तो θ1 हो जाएगा। ये कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जैसे इसको पीछे एक्सटेंड करा था, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। रेड पेन से करता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है क्या? इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? θ1। तो ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? θ1। सिमिलरली एक रे और बनाते हैं, ये तो हमने 2 रे बना ली, एक और रे बना लेते हैं। मान लीजिए कोई एक और रे गई, ये वाली रे गई कुछ एंगल θ2 पे। मतलब कहने का मतलब ये वाली रे θ2 एंगल किसी दूसरे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आके गिरी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी θ2 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट करके गिरेगी हमारी आई पे, मतलब ये रे गई ऐसी और रिफ्लेक्ट करके गिर गई हमारी आई पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा तो ये एंगल भी θ2 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी अगर पीछे एक्सटेंड करें, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास? θ2। ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा। तो हमने देखा ऐसी जितनी भी रेस हम बनाएंगे सब घूम फिर के कहाँ पे मिल रही है? एक ही पॉइंट पे मिल रही है। ये कैसे पता चला हमें? बेसिकली ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, देखना जरा, एक ट्रायंगल देखना तुम लोग, एक ट्रायंगल देखना, ये ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या? और ये
ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, बराबर ट्रायंगल है। कैसे पता चला? वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना आपने, एसएस एसएसएस की कुछ कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, एक तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये साइड कॉमन है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल भी θ1 है। क्लियर है क्या? तो क्या बोल दोगे आप लोग? ए ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है क्या? दोबारा देखना, इस वाले ट्रायंगल को देखना, और साथ में ये वाला ट्रायंगल और देखना, ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। तो कहने का मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कहने का मतलब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पर ही मीट करेगा। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया क्या? यानी कहने का मतलब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, ये जो हमारे पास आया है इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम बोलते हैं यू से डोनेट करते हैं इसको, यू से, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और इमेज, इमेज क्या हो जाएगी, इसको, इस जितनी भी लाइन यहाँ से निकलती हुई आ रही है हमारी आंख में, इसको हम बोल देते हैं इमेज। ये जो इमेज होगी, इसका जो डिस्टेंस होगा, इसके इमेज को डिस्टेंस को हम जनरली वी से बताया करेंगे, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस कैसे होंगे, बराबर निकल के आएंगे। ये दोनों डिस्टेंस बराबर, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करा ना, ये दोनों डिस्टेंस क्या आएंगे, बराबर निकल के आएंगे। यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के जितने आगे रखा है, इमेज मिरर के उतने ही पीछे बनती है। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर का पहला एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, कि जो इमेज का डिस्टेंस मिरर से होता है, किसका डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, मिरर से। मिरर क्या काम कर रहा है, हमारा रेफरेंस का। तो हम मिरर से डिस्टेंस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा मिरर से। क्लियर है क्या? अच्छा, ये इमेज कैसे है, एक सेकंड ऐसा मानो कि तुम्हारे पास ये मिरर वगैरह कुछ नहीं होता, मान लो ये मिरर वगैरह कुछ नहीं होता, और ऑब्जेक्ट इधर के बजाय इधर रखा होता, क्या फिर उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रख देते, वो भी ठीक ऐसी रेज ही छोड़ता? क्लियर है क्या? यानी कहने का मतलब जो आई पे रेज गिरती है उस ऑब्जेक्ट से, वो ठीक इसी तरीके की आती, ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे रख देता तो। क्लियर है क्या? इसलिए हम कहते हैं जो इमेज बनती है वो ठीक वैसी बनती है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो। हमें ऐसा लगता है ना, जब हम मिरर पे अपनी शक्ल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मिरर के पीछे, जितनी दूरी पे हम खड़े हैं उतनी पीछे मिरर के एक और आदमी खड़ा है एकदम हमारे जैसा। क्लियर है क्या? तो इसलिए हम ऐसा इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि अगर हम वहां पे खड़े होते तो हम ठीक इमेज जैसी रेस छोड़ रही है वैसी रेस हम भी छोड़ रहे होते। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या ये बात? यानी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हमारे पास यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट कि जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, वो किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्लियर है क्या? पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जैसा का जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी की वैसी इमेज बनी है, कोई भी उसमें चेंज नहीं आया, कोई मैग्निफिकेशन नहीं आया, यानी इमेज बड़ी नहीं दिख रही है, जितने साइज के हमें उतने साइज की इमेज दिख रही है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। पर एक चीज हो जाती है, आपने देखा होगा, इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड भी कैसी? ऐसे नहीं कि आपका आप सीधे खड़े हुए हो, यहाँ पे आप सीधे खड़े हुए हो तो इमेज में आप उल्टे दिखते हो, ऐसा नहीं दिखता, ऐसा नहीं होता। क्या होता क्या है, आपका हाथ अगर आपने ऐसा रखा तो आपको उधर से हाथ कैसा दिखता है, ऐसा उल्टा होकर दिखता है। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लिखवाऊंगा, समझाऊंगा पूरे पॉइंट को दोबारा से। पहला तो एक पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल। हम क्या बोलेंगे, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, या इसको ऐसा लिख दूंगा, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल। ये किसकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की। कर्व मिरर वाले की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। और एक और पॉइंट हमने क्या बोला, मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन, कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं मैग्निफिकेशन इज प्लस। फिर एक और पॉइंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इमेज जो होती है वो क्या सफर कर जाती है, इमेज बाय प्लेन मिरर सफर
लेटरल इन्वर्जन। ये लेटरल इन्वर्जन वाला पॉइंट मैं आपको आराम से समझाऊंगा एकदम। ये बेसिकली और कुछ नहीं, वही है, कभी आपने देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस अलग तरीके से लिखते हैं, जो एम्बुलेंस सामने सामने लिखा होता है ना एम्बुलेंस वाली गाड़ी पे, उसको उल्टा तरीके से लिखा होता है। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि मिरर क्या कर देता है, इमेज को इन्वर्ट करके दिखाता है आपको। तो मिरर में वो इमेज हमें सीधी दिखती है, तो कार के रियर व्यू इमेज में हमें, रियर व्यू मिरर में हमें वो इमेज सीधी सीधी दिख रही होती है। तो कोई भी मिरर हो वो हमेशा लेटरल इन्वर्जन कर देगा। उस लेटरल इन्वर्जन को मैं आपको समझाऊंगा आराम से। पहले ये सारे पॉइंट हमें समझ में आने चाहिए कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जितनी ही दूरी पे मिरर के पीछे बन रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है क्या? फिर दूसरा पॉइंट आ गया, इमेज और ऑब्जेक्ट एकदम आइडेंटिकल होते हैं। क्या आइडेंटिकल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की खासियत ये है कि जैसा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट निकल के आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट निकल के आ रहा है। मान लो ये सरफेस थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता, ऊबर खाबर होता, तो ये कॉन्ग्रुएंसी होल्ड नहीं करती। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी कभी कोई ऊबर खाबर मिरर आ जाए तो उसमें हमें एक पॉइंट पे इमेज नहीं दिखती है, हमें थोड़ी ब्लर इमेज दिखती है। बेसिकली खूब सारे पॉइंट पे इमेज बन रही होती है। सारी ऐसा नहीं लग रहा होगा एक पॉइंट से निकल रही है, ऐसा लग रहा होगा एक पॉइंट से कुछ रेज निकल रही है, दूसरे पॉइंट से कुछ रेज निकल रही है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर है क्या? लेकिन प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि हमें लगता है एकदम जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसी हमारी इमेज बन के आएगी। क्लियर है क्या इसमें? इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग इमेज बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम लोग इमेज बनाते हैं। अच्छा, इमेज बनी कितनी रेज से होगी? कैसे 3 रेज से बनी होगी, एक इससे, एक इससे और एक इससे, ये भी जा रही होगी ना ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो 3 रेज से बनती है क्या? इनफाइनाइट रेज से बनती है। हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट रेज छोड़ रहा होगा और सिमिलरली ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज मिरर पे गिर रही होगी, तो मिरर भी इनफाइनाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो इमेज भी इनफाइनाइट रेज से बनी होगी। क्लियर है क्या? लेकिन हम हर बार इनफाइनाइट रेज बनाने बैठेंगे नहीं। 3 रेज से हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और आगे से तो 3 रेज में नहीं बनाऊंगा, एक रेज से आंसर निकालूंगा। इसको कॉपी करिए, फिर देखते हैं उसको।